नमस्कार। ऋषिकेश न सिर्फ योग नगरी और देव नगरी के रूप में जाना जाता है, बल्कि ये एक व्यापारिक नगरी भी है। व्यापार जो टिका हुआ है गढ़वाल और उसके आसपास के क्षेत्रों से। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं जो कि ऋषिकेश में नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष भी हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं ललित मोहन मिश्रा जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया प्रभु। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक शॉर्ट नोटिस पे हमको समय दिया। धन्यवाद आपका, आपने हमें सम्मान दिया। ललित जी, हमने बात की ऋषिकेश की और आपसे हम ज़्यादातर बात करेंगे व्यापारिक पृष्ठभूमि की और व्यापार के ऋषिकेश में। जी। क्या बदलाव देखते हैं? बहुत सारे अभी ग्लोबल इवेंट भी यहाँ पे हुए हैं, सरकार ने भी बहुत सारा काम करने की कोशिश की जिसमें G20 आया या बाकी इवेंट्स आए। व्यापारियों को किस तरह का बेनिफिट इन सारी इवेंट से मिल पाया है? देखिए, जैसे G20 का हल्ला ज़्यादा था, पर व्यापारियों को उसका इतना ही लाभ मिला कि ऋषिकेश उस बहाने थोड़ा कुछ रोड उस बहाने सज संवर गई, कुछ सड़कें दुरुस्त हो गई। ऋषिकेश का जो मूल लाभ हुआ है पिछले कुछ वर्षों में या पिछले कुछ दशक में, जैसे ऋषिकेश में एम्स आया है, टूरिज़्म बढ़ा है, ऋषिकेश को एडवांटेज इस चीज़ का मिला है। तो इसी का लाभ है जो वर्तमान परिदृश्य में ऋषिकेश ठीक है। हाँ, उसमें सरकार कुछ और सुविधाएं जुड़वा दे तो शायद ऋषिकेश का व्यापार आज के मुकाबले और 10 गुना बढ़ जाए। व्यापारिक जो पूरा एक कुनबा है, उसके आप इस समय जो है उसका झंडा जो है आपके हाथ में है, आप उसे लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। क्या मूलभूत परेशानियां इस समय व्यापारी वर्ग जो है वो यहाँ ऋषिकेश में महसूस करता है? देखिए, जो ट्रैफिक की समस्या है कहीं ना कहीं यह व्यापार में बाधा उत्पन्न करती है और बहुत समय से ऋषिकेश में ट्रांसपोर्ट नगर की मांग चल रही है। शायद एक समय बाईपास रोड पर ट्रांसपोर्ट नगर की बात चली भी, पर वो बात आई गई हो गई। इस सरकार में भी यहाँ के मंत्रियों ने कहा कि ट्रांसपोर्ट नगर जल्दी बनेगा। अभी पीछे दिनों एक ऋषिकेश में घटना घट गई वेडिंग पॉइंट के बाहर, यह मुद्दा फिर से उठा कि ट्रांसपोर्ट नगर हो तो सारे ट्रक वहाँ खड़े हो जाएं, क्योंकि जो पार्किंग है, ट्रैफिक है, ये ऋषिकेश की मुझे लगता है आज के दौर में सबसे बड़ी समस्या है जिसका निवारण अति आवश्यक है। व्यापार की हम लोग जब भी बात करते हैं तो अलग अलग चीज़, अलग अलग एस्पेक्ट से हम लोग उसको देखते हैं। आप तो सिर्फ व्यापारी वर्ग के नेता ही नहीं बल्कि लंबे समय से एक व्यापारी के रूप में भी ऋषिकेश में आप सेवाएं दे रहे हैं। पिछले पास्ट की अगर बात करें 20 साल, 30 साल, 50 साल, आप लंबे समय से ऋषिकेश में हैं। क्या व्यापार की स्थिति को भांप पाते हैं? ऋषिकेश व्यापार करने के लिए मुफीद जगह बन रहा है या जैसे पूरा गढ़वाल इस पर टिकता है, काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है कोटद्वार और ऋषिकेश की मंडियों पे या बाज़ार पे टिकता है गढ़वाल का। क्या कुछ परिस्थितियां बदली हैं इन बीते सालों में या मतलब क्या कुछ नई अपॉर्चुनिटीज खुली हैं इसमें? देखिए, टूरिज़्म बढ़ने से पिछले लगभग 7-8-9 वर्षों में टूरिज़्म बढ़ा है तो व्यापार बड़ा ही है। हाँ, पहाड़ पे जो माल जाता था उसमें यह है कि गल्ला तो अभी ऋषिकेश से ही है, पर जो कुछ और सामान रेडीमेड वगैरह था उसमें पहाड़ का हमारा जो व्यापारी है वो अब सहारनपुर और दिल्ली डायरेक्ट भी जाने लगा है। और विशेष तो बस यही है कि टूरिज़्म ना पूरा, अब जब हम लोग युवा हो रहे थे तो बद्रीनाथ केदारनाथ आदमी 2 साल 4 साल में जाता था। अब सामाजिक ताना बाना ऐसा कहूँगा कि नई शादी करके लोग अब बद्रीनाथ जी जाते हैं। अब धार्मिक के बजाय मुझे लगता है पर्यटन पे ज़्यादा बढ़ावा हो गया है और कहीं ना कहीं हमारी सनातन संस्कृति के लिए अनुकूल नहीं है। हमारा तीर्थ स्थल हैं, उनको तीर्थ स्थल के रूप में ही परिभाषित होना चाहिए और लोग मान्यता भी चढ़ें। ऋषिकेश के लोगों से लगता है कि हम पे देवभूमि के लोग हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ जी की हम पे कृपा है, तो ऋषिकेश के लोग तो प्रतिवर्ष जाते हैं। मैं भी उसी में से हूँ कि भाई एक वर्ष बद्रीनाथ जी, एक वर्ष केदारनाथ, ऐसा हम प्रयास करते हैं जाए। पर जो टूरिज़्म के रूप में ख्याति मिल रही है, टूरिज़्म के लिए आज भी मुझे लगता है तीर्थ के रूप में ही उन जगहों को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार को भी यही कहना चाहिए, तीर्थ नगरी है बद्रीनाथ जी, तीर्थ स्थान है, टूरिस्ट प्लेस नहीं बनना चाहिए उसका।
अब अमूमन जैसे हम लोग ऋषिकेश वासी जो हैं इस बात को बड़ा महसूस करते हैं कि अगर जैसे आप एडवेंचर की बात कर रहे हैं या जो टूरिज़्म की बात कर रहे हैं, ऋषिकेश जब भी कोई टूरिस्ट आ रहा है या कोई यात्री जब ऋषिकेश आ रहा है, तो ऋषिकेश हम लोग उनको सिर्फ वीकेंड एक डेस्टिनेशन दे पा रहे हैं, जबकि ऋषिकेश अपने आप में एक बड़े सेगमेंट को होल्ड करता है, चाहे हम लोग उसको पिलग्रिमेज के लिए देखें या हम लोग और भी एडवेंचर के अलावा और भी अगर हम लोग टूरिज़्म की अपॉर्चुनिटीज़ को देखें यहाँ पे, जैसे सफारी है, अगर हम वाटर स्पोर्ट्स को छोड़ दें, सफारी है या ट्रैकिंग है या योग है। आपको क्या लगता है कि अगर ऋषिकेश नगर क्षेत्र की बात करें, जो एक्चुअल ऋषिकेश है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लक्ष्मण झूला, तपोवन या स्वर्गाश्रम, उनकी बात ना करें जो अलग डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, ऋषिकेश क्या वाकई बेनिफिट उठा पा रहा है इन चीज़ों का, इन एक्टिविटीज़ देखिए, का? आपने जो बात कही ना कि आप तपोवन और स्वर्गाश्रम को बाहर कर दें, मेरा कहना तो ये है कि ये एक डिस्ट्रिक्ट ऋषिकेश ही होना चाहिए, क्योंकि आदमी चलता तो ऋषिकेश से लेके एडवेंचर के लिए है, वो कहता है ऋषिकेश जाना है, पर गाड़ी रुकती है शिवपुरी, गाड़ी रुकती है तपोवन, गाड़ी रुकती है लक्ष्मण झूला। मेरा मानना यह है कि क्योंकि ये डिमांड बहुत समय से है भी ऋषिकेश को जिला बनाओ, तो एक ऋषिकेश जिला जिसमें तपोवन, लक्ष्मण झूला, स्वर्गाश्रम, मुनि की रेती, ये पूरा एक क्षेत्र लेके इसे एक ज़िले के रूप में इसे मान्यता दी जानी चाहिए, मानना चाहिए। और हम पे सबसे बड़ा एडवांटेज है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए आईडीपीएल ज़्यादा क्षेत्र है जिसमें बहुत कुछ हो सकता है। हम डिस्ट्रिक्ट के रूप में जो चीज़ चाहते हैं, पूरा प्रशासनिक अमला, पुलिस व्यवस्था, पुलिस के लिए लाइन, पुलिस लाइन, बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसको हम करेंगे, वो डेवलप होगी और ऋषिकेश को उसका लाभ मिलेगा जब हम डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा। जैसे एक चीज़ मैं जोड़ूंगा कि इस कुंभ में जो मुझे जानकारी है, ऋषिकेश को कोई बजट नहीं मिला। शायद मेरी लाइफ में मैंने पहली बार सुना होगा ऋषिकेश को कोई बजट नहीं आया कुंभ में, चाहे यहाँ की हमारी पालिका की गलती, निगम की गलती रही हो या जो भी हो, मैं किसी कमी में नहीं जाऊँगा कि जो बीती ताई बिसारी आगे की सुध ली। पर अगर डिस्ट्रिक्ट अलग होगा तो जो बजट आता है कुंभ का, हम उसका भी लाभ ले पाएंगे। और डिस्ट्रिक्ट के नाम पे जो भी बहुत सारे बजट्स आते हैं वो हम डिस्ट्रिक्ट के लाभ लेंगे, हमें तपोवन, लक्ष्मण झूला, हम इस इलाके को और डेवलप कर पाएंगे। मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा इसमें कि आपने कहा कि आदमी टूरिज़्म के लिए जब आता है तो और कुछ जोड़ सकें। ऋषिकेश देखिए योगा सिटी है, पर ऐसा लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में योग हमारा, मैं एक बड़ी गहरी बात बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से भी क्योंकि मैं इस फील्ड, हॉस्पिटैलिटी फील्ड से भी जुड़ा हूँ। योग गोवा शिफ्ट हो रहा है, ये हमारे शहर के लिए बड़ा गलत, कम से कम उत्तराखंड के लिए। मैं मानता हूँ चिदानंद जी हैं हमारे, उन्होंने एक ऋषिकेश को योग नगरी के रूप में पहचान देने का प्रयास करा, योगा सेंटर चलाया, सरकार भी साल में एक बार योगा फेस्टिवल करती है, परंतु वो सिर्फ फेस्टिवल तक सीमित हो गया। न जाने मैं इस गहराई में नहीं जा पाऊँ कि ऋषिकेश योग नगरी, हम ऋषिकेश योग नगरी स्टेशन भी बन गया, पर ऋषिकेश गोवा शिफ्ट क्यों हो रहा है? सरकार को गहराई में जाना पड़ेगा। आपको इस बात पे मैं एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ। हम लोग जैसे आपको पता है कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग और ये सारे सर्विसेज भी देते हैं, तो हम लोगों ने अगर इसके पूरे मार्केट को समझें, क्योंकि हम लोग बहुत सारे योगा इंस्टीट्यूट्स को सर्विसेज देते हैं, इंडिया ही मैप से गायब होता जा रहा है। जो पहली जो पसंद है लोगों की वो बाली, जी, मालदीव और ये जो छोटे छोटे जो डेस्टिनेशन है, ये अब योगा में जो है एक नई इमर्जिंग जो एक डेस्टिनेशन हो रहे हैं वो बनते जा रहे हैं, एज़ कम्पेयर टू लोग ऋषिकेश इंडिया आने के बजाय इन जगहों पे जाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि सरकार को इस बात पर, हमारी प्रदेश सरकार को इस बारे में, केंद्र सरकार को भी, कि अगर एक बार वो डेस्टिनेशन हिट हो गए तो फिर 10-15 साल आप भूल जाइए, क्योंकि कोई भी जगह हिट रहती है 10-15 साल रहती ही है। ये अच्छा, मैं व्यापारी के रूप में कहूँगा कि अच्छा व्यापारी क्या है, हमारे यहाँ एक ग्राहक आया, हम उसे ये सोचते हैं कि दोबारा भी हमारे पास आएगा जी। तो हमारे ग्राहक हैं अंग्रेज या फॉरेनर जो भी आते हैं योगा के लिए, इंडियंस भी जो आते हैं, अगर हम अपने ग्राहक को बांध नहीं पा रहे हैं तो हम में गलती है। और इसके लिए सिर्फ व्यापारी ही नहीं, सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है कि हम सुविधाएँ नहीं दे पा रहे हैं। मैंने एक बात तो कही आपको कि जब हम युवा हो रहे थे तो एक समय ना तपोवन जब योग नगरी के नाम से हिट हो रहा था तो थोड़ा सा स्पेस मिलता था लोगों को घूमने फिरने का। थोड़ी सी भीड़ तो हुई है, पर उसकी मैं कमी बताता हूँ कि जैसे आपने 3 दिन की बात कही कि या वीकेंड्स की बात करी, भीड़ रहती है। ट्रैफिक के लेके अगर सरकार को व्यवस्था ठीक बना दे, मैंने एक सुझाव
कई बार अभी जब ऋषिकेश को स्मार्ट सिटी बनने की बात चली, पीछे जो टीम आई थी, मैंने उन्हें भी सुझाव दिया कि पुराना बस वो अपना ट्रक यूनियन या 72 सीढ़ी जिसे आप कहते हैं, यहाँ से एक एलिवेटेड रोड अगर हम लक्ष्मण झूला क्रॉस करके या लक्ष्मण झूला तपोवन में लिंक कर दें, तो जो टूरिस्ट कह लीजिए या पहाड़ का व्यापारी है या और किसी काम से पहाड़ जाने वाला आदमी है, अपना मूल घर ही जा रहा है, दिल्ली से आ रहा है, उसको ऋषिकेश नहीं आना है, उसको ऋषिकेश नहीं आना है, वो ऋषिकेश रुकता भी नहीं, क्योंकि जिसे अपने घर जाना है वो नहीं रुकता, कर्णप्रयाग जाना वो सीधा निकलेगा, वो सीधा निकलेगा। तो वो व्यापारी बाहर जाएगा, ऋषिकेश शहर में जाम नहीं लगाएगा, और उससे क्या, जो टूरिस्ट आ रहा है उनकी जगह मिलेगी। उसमें एक एडवांटेज और है, टूरिज्म कैसे बढ़ेगा, जैसे आपने कहा कि ऋषिकेश का टूरिज्म, वो जो जगह बनेगी, जैसे आस्था पथ है नीचे पैदल के लिए लोग बहुत जाते हैं आस्था पथ में, उस जगह पे जब लोग जाएंगे तो वो गंगा जी का व्यू इतना सुंदर दिखेगा, उसको आप कोई नया नाम दे सकते हैं। इस समय आप आस्था पथ के ऊपर जा रहे हैं, आप बोर्ड लगाएं, कुछ ऐसे फ़ोटो की जगह बना दें, फ़ोटो जहाँ पे लोग उतर के किसी, जैसे चंद्रभागा नदी है वहाँ जगह आपको स्पेस मिले, आप वहाँ कुछ पार्किंग एरिया बना दें, रेस्टोरेंट बना दें, ताकि कोई रुक के वहाँ पे स्नैक्स लेना चाहे, फ़ोटो शूट करना चाहे। जब सामने इतना सुंदर व्यू मिलेगा जंगल का, माँ गंगा नीचे आवाज़ कल कल करती हुई बहेंगी, तो डेस्टिनेशन भी बनेगा, टूरिज्म भी बढ़ेगा, आपका ट्रैफिक भी कम होगा। बाली की मैंने बात करी थी, या चाइना की बात करें, वाटर बॉडीज जहाँ भी हैं, हाँ, इन लोगों ने बड़ा खूबसूरत उनका यूटिलाइजेशन किया है, चाहे वो हट्स के रूप में हो, उसके किनारे नेचुरल तरीके से जो बनाते हैं। एक पूरा लंबा किनारा हमारे पास है गंगा का, चाहे बैराज से लेकर के उसको शुरू करते हैं, लक्ष्मण झूला तपोवन से पूरी आगे कहीं तक भी। क्या लगता है ये इसको डेवलप किया जाता है अगर? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसमें तो हम इतने स्पोर्ट्स कर सकते हैं, गंगा जी बैराज का इतना बड़ा जलाशय है आपके पास। पीछे मुझे ऐसा याद है कि किसी जनप्रतिनिधि ने, 2 जनप्रतिनिधि, किसी ने कहा भी था हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, पर मुझे लगता है शायद प्रयास ही नहीं हुआ। देखिए वाटर स्पोर्ट्स के लिए जो बात हुई थी, इतना अच्छा वाटर स्पोर्ट्स की जगह है, आप पे बैराज का इलाका है जहाँ आप उसी के माध्यम से बहुत कुछ कर सकते हैं। आप पे संजय झील है ऋषिकेश में, कब से सुनते आ रहे हैं संजय जी, संजय गांधी को मरे हुए आज 44 साल हो गए, पर सुन ही रहे हैं, परंतु वो संजय झील वाले उसमें कुछ नहीं हो पाया। सरकार अगर प्रयास करे सीरियसली, मेरा मानना है कि बहुत बड़ा मैटर नहीं होते। देखिए पीपीपी मोड बहुत चल है आज का, और सीधी सी बात है, आप किसी व्यापारी को देखिए ऋषिकेश में नहीं मिलता, बाहर से ले आए, कि जो इस प्रकार आप 20 साल लीज दे दीजिए कि भैया डेवलप आप करो, सरकार बना के दे रही डिजाइन मॉड्यूल, आप डेवलप करो, 20 साल आप पैसे लोगे। अब सड़क बन रही है तो हम फास्टैग दे रहे हैं ना, पैसे दे रहे हैं ना, बिल्कुल सरकार व्यापार ठेका देती है, बनाई फिर वसूल कर रही है, आप इसी रूप में कीजिए ना। देखिए हर काम में हम यूरोपियंस को कहीं ना कहीं अच्छा मानते हैं, पर ये देखते हैं कि कॉस्टली बहुत है, पर अगर हम अच्छी चीज़ देखेंगे तो उसकी कीमत देने में बुराई क्या है। अब संजय झील बन जाए, आप 100 रुपये टिकट लगाइए, 150 रुपये टिकट लगाइए, डेवलप कीजिए, आप 2 साल 4 साल में पैसे वसूल। अब तो ऋषिकेश में इतना टूरिस्ट आता है, आप उन्हें बताइए कि ऋषिकेश में घूमने की जगह ये है, जो आदमी आता है घूमने घूमता है। मैं रिसेंट उदाहरण दूंगा कि हमारे कोई रिलेटिव आए हुए थे, वो चार्ट बना के लाए हुए थे कि 84 कुटिया जाना है, परमार्थ की आरती आइटिनरी बना के लाए थे ना पूरे। तो आप बना के रखिए कि ऋषिकेश में ये जो घूमने के स्थल हैं, एंट्री पे लिख दीजिए कि इतने जगह है ऋषिकेश में घूमने की। जो नया आदमी आता है वो घूमना चाहता है। अच्छा, मेरा थोड़ा इस पे कड़वा सवाल है अब आपसे। कड़वा सवाल ये है कि आजकल जो आपने अभी एग्जांपल दिया, जब भी कोई ट्रैवलर यहाँ पे आ रहा है या टूरिस्ट यहाँ पे आ रहा है, आजकल यूट्यूब है या मतलब तमाम और साधन है, इंस्टाग्राम पे उस पर देख के तमाम जो ब्लॉगर्स हैं, इन्फ्लुएंसर, वो चीज़ डाल देते हैं कि ऋषिकेश जा रहे हैं तो ये 7 चीज़ें ज़रूर देखें। हाँ। व्यापारियों की तरफ से क्या प्रयास हो रहा है कि हाँ वो ऋषिकेश आए हैं तो उनको यहाँ किसी तरह से ठहरने का या रुकने की वजह दी जाए? कोई प्रयास व्यापारी ऋषिकेश के कर रहे हैं? व्यापारी तो सुविधा दे सकता है अगर सरकार कुछ करे तो। सरकार क्या, व्यापारी क्या करेगा भाई? हॉस्पिटैलिटी में ये है, आप सुनते होंगे कि ऋषिकेश में कभी कोई शिकायत किसी टूरिस्ट को नहीं हुई कि झगड़ा हो गया, पैसे को लेकर झगड़ा हो गया, व्यापारी ने ज़्यादा पैसे ले लिए। होटल में गया किसी, भाई व्यापारी है वो भी, कि होटल में व्यापारी ने बदतमीजी कर दी। व्यापारी तो यही है कि आप हॉस्पिटैलिटी अच्छी कर सकता है आपकी, आप उसकी दुकान पे आएँ, अच्छे व्यवहार कर सकता है। अदरवाइज इसमें व्यापारी और क्या कर सकता है?
सरकार ही कह सकती है ना, सरकार ने कोई चीज़ बना दी, व्यापारी तो उस जगह के आसपास जगह को करके आपको माहौल दे सकता है कि हाँ यहाँ के लोग अच्छे हैं, ऋषिकेश में झगड़ा नहीं होता। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अभी कुछ दिनों पूर्व मैं नैनीताल गया अपने किसी व्यापारी काम से, प्लस घूमने भी था कुछ कि घूमने जाना है, गुरुजी हैं कैंची धाम, वहाँ भी जाना था। तो मैं एक जगह देखा, जब हम नैनीताल क्रॉस करे तो एक जगह गाड़ी फंस गई मेरी। मैं अपना उदाहरण देता हूँ। तो हमारा जो ड्राइवर था वो गाड़ी, क्योंकि पतली रोड है, जाम था बिल्कुल, हमारी वजह से शायद 15 मिनट का जाम और लगा रहा गाड़ी निकालने में। पर वो मुझे बड़ा अच्छा लगा नैनीताल का व्यवहार। किसी एक व्यक्ति ने ये निकाले यार तुमने गाड़ी फंसा दी, समय खराब हो रहा है, ऐसा है वैसा है। हाँ, सब कोऑपरेट कर रहे थे, पीछे देखो लगे ना, आगे देखो ना गिला। ये बड़ी बात है। ऋषिकेश में भी आप सुनते होंगे व्यापारी का व्यवहार बिगाड़ता नहीं किसी से। तो सरकार का ही रोल है उसमें, व्यापारी इसमें रुकने के लिए क्या कर, ये मैं कहूँगा आपसे कि तो सरकार ही करेगी। मेरा ये मानना है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम व्यापारियों की तरफ से भी कोई सुझाव अगर दिया जाए कि मीन्स अगर इस चीज़ को इस तरीके से डेवलप किया जाता तो वी कैन कंट्रीब्यूट इन दैट वे, हम अपनी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं अगर इसको इस तरह से डेवलप किया जाए। व्यापार पे ना व्यापारी सहयोग ही करता है, सरकार सहयोग मांगेगी तो, बाकी फंड के रूप में तो सरकार को ही करना पड़ेगा। अब जैसे ऋषिकेश पार्किंग की बड़ी समस्या है। अब कहूँगा कि अब कह रहे हैं शुरू हो रही है, पर कि बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो काटा तो कतरा खूना निकला, कि पार्किंग बनेगी बनेगी बनेगी, कहाँ बनी साहब हमें तो पता नहीं। अब सुनने में आ रहा है कि गति तेज है पार्किंग की। पर मेरा मानना है कि चंद्रभागा नदी है ऋषिकेश में, 10 महीने वो सूखी रहती है, मुश्किल से 1-1.5 महीने है ना, 1-1.5 महीने का पानी है। हम उसे पार्किंग में यूज़ कर सकते हैं। जो एक अभी हमारी वैसी सरसरी बात चल रही थी बाहर, कि एक वो जो सुझाव था आपका कि ऋषिकेश में कोई पार्किंग किस रूप में बन सकता है। मैंने कहा कि कहीं जैसे नीलकंठ के समय होता है, नीलकंठ यात्रा चलती, सरकार बाहर बना देती है, फिर वहाँ से ई रिक्शा से आदमी जाता है। तो कुछ ऐसे यात्रियों को जिनको जो ज़्यादा सामान नहीं होता या अपने आप ड्राइव करके आते हैं, वो चाहते हैं रिक्शे में ड्राइवर मिल जाए, तो अपनी गाड़ी वहीं खड़ी करा के ई रिक्शा के को भी काम मिलेगा, जो भी ऑटो हैं, टैक्सी हैं, लोकल लोगों को मिलेगा। इस रूप में आप उन्हें व्यवस्था बनाइए कि आप ये कीजिए, आपको सारे पॉइंट्स भी घुमा देगा और उनके भी मेहनत बच जाएगी पार्किंग शार्किंग की। तो मुझे लगता है कि पार्किंग की विशेष सरकार ध्यान दे, बहुत कुछ हो सकता है। अभी जैसे मैंने एलिवेटेड रोड की बात की थी 72 सीढ़ी से तपोवन तक, उसमें त्रिवेणी घाट पर भी पार्किंग है। तो अगर वहाँ से रोड उतार दें तो एक पार्किंग ये भी बन सकती है। जिन्हें त्रिवेणी घाट की आरती करनी है, आज ऋषिकेश की आरती बहुत फेमस है पूरी दुनिया ग्लोबली, मतलब हमारे भी गेस्ट आते हैं। आज भी मैंने कहा हुआ है हमारे गेस्ट आए हुए दिल्ली से, सीखे हैं, तो लोग सुनने आते, तो आप ऋषिकेश की आरती को हिट कराइए, व्यापार भी हिट होगा, प्लस जो बाहरों बाहर आता है आदमी, जैसे आपको अगर गाड़ी से गंगा जी आना त्रिवेणी घाट, तो पुलिस मना कर देगी घाट चौराहे पे कि नहीं जा सकते। अगर वो एलिवेटेड रोड बन जाएगी तो आदमी डायरेक्ट पार्किंग में आ सकता है, बिल्कुल, और बहुत कम स्पेस है। 250-300 गाड़ी की व्यवस्था त्रिवेणी घाट पर हो सकती है अगर प्रशासन हिम्मत दिखाए तो। मैं तो मंत्री से कहूँगा, हमारे बड़े मजबूत मंत्री हैं इस समय, डिप्टी CM के रूप में एक प्रकार से, कि थोड़ा सा अगर हिम्मत दिखाएं तो त्रिवेणी घाट पर पार्किंग बन सकती है। मैं कहूँगा, क्योंकि मैं एक विरोधी पार्टी का भी हूँ, फिलहाल सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष का नहीं हूँ, तो मैं तो मंत्री से कहूँगा कि आप गडकरी, जो मेरे सामने एकमात्र ऐसे मंत्री हैं जो सबको लगता है कि कार्य करते हैं ढंग से, उन्हें सुझाव दिया जाए जाके, कृपया ऐसी रोड की व्यवस्था बनाई जाए, एलिवेटेड रोड, उसे NH के रूप में दर्जा दिया जाए या जिस भी रूप में, तो वो रोड बन जाए, बहुत डेवलपमेंट होगा, ऋषिकेश का विकास होगा और टूरिज्म के रूप में ऋषिकेश बहुत बढ़ेगा। ऋषिकेश जैसा एक शहर है, जैसे आप रोड की बात कर रहे हैं, हम बार बार ऋषिकेश को लेकर के बात करते हैं, हम एलिवेटेड रोड की बात इसलिए करते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है, आप ग्राउंडेड कहीं नहीं कर सकते चीज़ों को, क्योंकि बहुत एक कंजस्टेड हो गया है। व्यापारी की दुकान तोड़ना कहाँ, हाँ, वो अल्टीमेटली वो होता है, और दुकान शिफ्ट करना, देखिए मैं मानूँ सरकार मुआवजा भी दे देगी, वो सोल्यूशन नहीं है। एक बार आप शिफ्ट हो गए कहीं से तो फिर वो व्यापार उतना नहीं, वो सोल्यूशन नहीं है। तो सरकार कभी और क्यों नहीं ध्यान देती कि यहाँ से लेकर के, बैराज से लेकर के आपका देवप्रयाग तक भी बहुत अच्छी स्ट्रीम है गंगा जी की, ठीक है, तो वाटर जो ट्रांसपोर्ट है इस पे क्यों नहीं कोई बात करता है, या आप लोग कभी इस पे क्यों नहीं आवाज़ उठाते? क्या ये पॉसिबल नहीं है? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए, बैराज से लेके देवप्रयाग तक वाटर स्पोर्ट्स, मतलब वाटर स्पोर्ट्स का वाटर ट्रांसपोर्ट हो सकता है। और उसमें तो मैं एक बात और कहूँगा कि जो टूरिज्म के लिए आते हैं, कम से कम एडवेंचर वाले, जो लोड हल्के की बात भी है उसमें,
कि अगर बैराज से आदमी बैठे और लक्ष्मण झूला तपोवन तक ही चला जाए, वहाँ से काफी चौड़ी है नदी यहाँ बहुत अच्छी चौड़ी है, डेप्थ भी अच्छी है, तो उतने में ही मुझे लगता है कि लोड हल्का होने का प्रयास हो जाएगा। देखिए, आपको एक व्यापारी अच्छा क्या है, मैं तो व्यापारी अध्यक्ष हूँ तो एक बात कहूँगा कि व्यापारी कभी सारे टमाटर एक टोकरी में नहीं रखता, क्योंकि अंडा, लोग अंडा कहते हैं कि सारे अंडे नहीं से, पर मैं तो भैया देखो ब्राह्मण आदमी हूँ तो बचता हूँ गलत शब्द बोलने से। तो उसका होता है कि कुछ टमाटर यहाँ रहते, देखो ताकि एक बास्केट टूट जाए तो सारे टमाटर ना टूट जाएँ। एग्जैक्टली। है ना। तो सरकार को भी सोचें कि रास्ते एक नहीं 3-4 होने ही चाहिए। कल के दिन एक रास्ता जाम हो जाए तो समस्या ना, दूसरा फंस जाए जमन। तो आप बात कर रहे हैं ना वाटर ट्रांसपोर्ट, इस पर एक एलिवेटेड रोड, सीजी रोड है ही, बाईपास रोड है ही, परंतु आदमी चाहता नहीं बाईपास, क्योंकि हर शहर का बाईपास लंबा होता है। तो अगर एलिवेटेड रोड होगी, आदमी सुंदरता देखते हुए जाएगा, वाटर स्पोर्ट्स होगा, एडवेंचर करता हुआ जाएगा, आप उसे बहुत कुछ हो सकता है, नहीं अच्छा भी लगेगा। कंपनसेट कर रहे हैं ना। हाँ, आप उसे दूसरे तरह से कंपनसेट कर रहे हैं। भाई बाईपास आपने सिर्फ जंगल जंगल भेज दिया, उसका मन भी करता है ऋषिकेश आया, ऋषिकेश तो देखा ही नहीं। अभी अगर उस रूट से जाता है तो आप कंपनसेट ये कर रहे हो कि सारे घाट देखता हुआ जा रहा है, एक नया एक्सपीरियंस लेता हुआ जा रहा है। तो सरकार मतलब उसके बाद घाट भी डेवलप हो सकते हैं। एग्जैक्टली। देखिए, आज सारा लोड त्रिवेणी घाट पर है, फिर क्या हो सकता है कि और घाट भी डेवलप हो जाएंगे। अगर आपने वाटर ट्रांसपोर्ट शुरू किया, वाटर टूरिज्म शुरू किया, तो आपको घाट भी कई सारे, जैसे 84 घाट है बनारस में, तो इस प्रकार आप अलग अलग घाट भी डेवलप कर पाएंगे। हरिद्वार में क्या है, हरिद्वार में घाट बहुत बड़ा है। हर की पेड़ी तो देखिए मान्यता है, बिल्कुल भाई हर की पेड़ी पे तो चलो जी, अमृत छलका तो मान्यता है उसकी, परंतु फिर भी बहुत बड़ा वाइड एरिया है कि कहीं भी आप नहा लीजिए, हरिद्वार नहा के है। तो अगर ये सरकार, जो आपका सुझाव है, मुझे आपकी बात बड़ी अच्छी लगी, अगर सरकार ही इस पर कर ले, बहुत अच्छी बात कही आपने, और मैं ज्ञापन दूंगा यहाँ से जल मंत्री जी को, या जानकारी लेके किस डिपार्टमेंट में आएगा कि उसे ज्ञापन दिया जाएगा, एक शुरू किया जाए ऋषिकेश में। और हम लोग बात करें, जैसे आपने अभी जिक्र भी हुआ कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स की डिस्कशन हम लोग आपसे कर रहे हैं, और आप एक दूसरे राजनीतिक दल से भी आते हैं। चुनावी सरगर्मियाँ शहर में बढ़ रही हैं, इस बार चुनाव लड़ने का मन तो नहीं बना रहे? नहीं, बिल्कुल मन है, और पार्टी आदेश देगी तो हम बिल्कुल लड़ेंगे। लेकिन मेरा एक कड़वा सवाल इस पे भी है कि आपकी हालत, और जैसे किसी ज़माने में जो होती है बांग्लादेश की हालत होती थी ना कि क्रिकेट में, कि भाई ये तो सिर्फ खेलने के लिए खेल रहे हैं, बाकी तो मैच का पता है कि ट्रॉफी कोई और ही ले जा रहा है। कांग्रेस की हालत जिस तरह से हो रही है चुनाव के दौरान, अभी केदारनाथ देखा, अच्छा खासा लग रहा था कि हाँ शायद जो है कि पहले एक बार के जो विधायक हैं वो शायद इस बार भारी पड़ेंगे, लेकिन हालत जस के तस रही। देखिए, अभी आपने बांग्लादेश की बात की, तो मैं भी बांग्लादेश से शुरू करता हूँ। आज बांग्लादेश की क्या स्थिति है? आज तो वो वाली स्थिति नहीं ना पहले जैसी जी, समय बदला है ना। तो ये दौर है जीवन का, मेरा मानना है कि कांग्रेस का दौर खराब था, और अब जैसे अभी कल ही राहुल जी ने कहा कि हम चुनाव प्रणाली पे बदलने की मांग करेंगे, बैलेट पेपर से मांग कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि प्रमाण नहीं है तो मैं ठोक बजा के नहीं कह सकता, पर राष्ट्रीय नेतृत्व भी समझ रहा है हमारा कि कहीं कुछ गड़बड़ है। ये आप मानते? मैं इस पे भी देखिए, मशीन है साहब, मशीन तो कोई सी मशीन है। आप यहाँ से बैठ के पूरी चांद पे, अंतरिक्ष में कल्पना, सुनीता विलियम्स क्या कर रही है सब देख रहे हैं, उसे यहाँ से ऐसा ऐसा करना है ये बता रहे हैं, तो हज़ारों लाखों किलोमीटर दूर आप चांद तो संभाल रहे हैं, ईवीएम हैक नहीं हो सकती। सब बड़ा, ये मैं बड़ी विचित्र बात मानता हूँ। गाड़ी आप बंद कीजिए अपनी, 6 महीने बाद इग्निशन ऑन कीजिए, 8:19 अगर घड़ी दिखा रही है एग्जैक्ट टाइम, तो 6 महीने बाद मशीन चल रही है उसकी, गाड़ी बंद है भली, बैटरी स्टार्ट ना हो पर इग्निशन तो ऑन हो ही जाता है। तो बहुत छोटी बात है, ऐसी कोई चीज़ है जो दुनिया में हैक नहीं हो सकती। जितनी बार ये लोग कहते हैं कि आप आइए, आप हैक करके दिखाइए, तो कोई क्यों नहीं आगे आता? नहीं, जाते हैं लोग सर, वो आप सामने कहते हैं हैक करके दिखाओ, आप समय दीजिए मशीन की, आप ले जाइए मशीन, 2 दिन 4 दिन 10 दिन रखिए, नहीं कह पाए तब कहिए, आप मौका दीजिए ना। आप कहते नहीं हमारे सामने ही हैक करोगे, ये तो अब मैं बताता हूँ, आप कितने भी इंटेलिजेंट रहे हैं स्कूल में, अगर टीचर सर पे खड़ा हो गया तो आप मशीन पे पढ़ नहीं दे सकते, फिर कहते सर ज़रा। तो ये बड़ा सिंपल फंडा है, आप सामने, और इतने जो आदमी इतना बड़ा ज्ञानी है जो हैक कर सकता है, उसके लिए ये कौन सा भारी काम है कि 4 घंटे में वो कह दे कि करके देगा, कौन कर देगा? कोई नहीं कर सकता। और बड़ी, आपने एक बार देखा, बड़ा हल्ला मचता है, 99.6 99.2% बैटरी चार्ज है, तो क्या संभव है कि 12 घंटे तो आपकी गाड़ी ईवीएम उस दिन चली, फिर वो पैक होकर रख दी गई, 4 दिन 6 दिन 10 दिन बाद वो
अभी काउंटिंग हो रही है और 99% बैटरी चार्ज है कि संभव है भाई। अब तो हम गाड़ी में, आप एक उदाहरण देता हूँ, सिंपल बात, गाड़ी में आपने चार्जर रख दिया, वो गाड़ी आपने अपनी गाड़ी में चार्जर आ गया वायरलेस, छूने से चार्ज हो जा रहा है, तो ये कहना ना कि पकड़ नहीं पा रहे हैं, सब कुछ संभव है। कांग्रेस क्या मुद्दे अगर लड़ रही है तो क्या मुद्दे लेकर के कांग्रेस उतरेगी? हम तो यही मुद्दा लाएंगे कि ऋषिकेश की पार्किंग व्यवस्था, टूरिज्म को कैसे बढ़ाया जाए, या यहाँ के लोगों को सुविधाएं कैसे दे सके निगम। सड़कें की आप एक सड़क देखिए कि रेलवे स्टेशन की, मतलब बहुत सड़कों की उदाहरण नहीं दूंगा मैं, कितनी बुरी स्थिति है। मतलब आज मेरा घर रास्ते में पड़ता है, जाने का मन नहीं करता। परशुराम चौक पर जाइए, कितने खड्डे हैं। तो मेरा कहना है कि ये जो बड़ी स्थिति खराब है और जो कमीशन खोरी होती है, आप सब लोग भीग गए हैं इस बात से। खंबे लगे हैं बाईपास रोड पर, शायद 10-10 फीट की दूरी पर, जलता एक नहीं। तो मेरा मानना है कि सरकार, कांग्रेस इनके खिलाफ ही जाएगी और प्रयास करेगी कि इस बार कांग्रेस प्रत्याशी, चाहे मैं हूँ या हमारा कोई मित्र हो, कांग्रेस जिसे भी आदेश करेगी, आए और एक अच्छा बोर्ड निगम को मिले और जिससे शहर के विकास को गति मिले, रास्ते वास्ते जितने हैं सब अच्छे हैं। 1 साल से ज़्यादा हो गया है नगर निगम को अभी प्रशासकों के हाथ में, और अभी भी मतलब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कब तक ये बात रहेगी। हालांकि सुगबुगाहट थोड़ा सा चुनाव की आई है। क्या प्रशासकों के हाथ में नगर निगम आने के बाद आपको लगा है कि स्थिति बेटर हुई है या और बदतर गई है? देखिए सर, प्रशासक चूँकि लोकल नहीं होता तो उन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी होती नहीं, तो वो तो सिर्फ ड्यूटी संभालते हैं। मुझे लगता है कि प्रशासकों से बहुत ज़्यादा लाभ की स्थिति होती नहीं, क्योंकि लोकल आदमी, मैं लोकल हूँ, मुझे गली गली मोहल्ला मोहल्ला पता है, तो मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से उस बात को, जो भी हो लोकल में, वह देखते हैं। प्रशासक तो मजबूरी होता है, उनको जितना काम बताया जाता है, अब उनके माताहत जितना बताते हैं उन्हें, वह उतना ही कर पाते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि बहुत अच्छी चीज़ प्रशासकों से रहती है। अगर इसकी व्यापारियों के हितों की बात करें लगातार, तो बहुत जगहों पर हम लोग देखते हैं कि प्रशासक और जो व्यापारी हैं लगभग टकराव की स्थिति कई बार रहती है। जैसे खासकर छोटे व्यापारी की बात करें, जो डे टू डे वेजेस वाले लोग हैं, स्ट्रीट वेंडर्स की बात करें, अभी भैया उनको भी एक अधिकार है, उनका जो आजीविका का अधिकार है, सरकार भी उस बात को कहती है कि न्यूनतम आजीविका का अधिकार हर एक के पास है। लेकिन आज यहाँ से ठेली पटरियाँ हटा दी, वहाँ से कल ये हटा दिया, आज इनको यहाँ से भगा दिया, कल उनको वहाँ से भगा दिया। आप क्या सोचते हैं यार, इसका समाधान क्या देखते हैं? आप एक व्यापारी नेता भी हैं और आपके राजनीतिक व्यक्ति भी हैं। देखिए, गरीब के लिए सबसे पहले सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि वेंडर जोन अच्छे एरिया में जहाँ सरकारी जगह हो, वेंडर जोन स्थापित किया जाना चाहिए, जिससे जो डेली वाले लोग हैं, जिसका डेली वेजेज इस रूप में है, इनको एक ठिया स्थायी रूप से मिल सके और इनका रजिस्ट्रेशन हो सबका, और इनको पक्के रूप में, जैसे सरकारी जगह, जैसे अभी देहरादून रोड पर वेंडर जोन बना के दिया गया, तो वेंडिंग जोन बना के इनको स्थायी करना चाहिए ताकि रोजगार मिलता है, उनका परिवार का जीवन यापन होता रहे। अभी एक प्रॉब्लम बड़ी देखने में आ रही है, खासकर स्ट्रीट वेंडर्स के उसमें भी है कि ऋषिकेश में बहुत लोग बढ़ रहे हैं। हम लोग देखेंगे कुछ अब ऋषिकेश जगह ऐसी है, हर कोई यहाँ पे बसना चाहता है, करना चाहता है। अब प्राइमरली लोग व्यवसाय के लिए क्या देखते हैं कि वो स्ट्रीट वेंडिंग जो है सबसे आसान साधन बन जाता है, जहाँ पे जो लोकल मार्केट है वो डेफिनेटली इम्पैक्ट उस चीज़ का आता है, क्योंकि भाई आजीविका का अधिकार है किसी भी व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति को उसका अधिकार है। लेकिन उन लोगों के हितों की सुरक्षा की, मीन्स जो आपने लाइसेंसिंग की बात करी है, वो आपको मौका मिलता है, आप क्या प्लान करते हैं उस चीज़ के लिए? कैसे उस चीज़ को प्लान करते हैं, मैनेज कैसे करेंगे? एक बड़ी मोटी बात मैं कहूँगा कि जो लोकल लोग हैं, जिनका आधार कार्ड ऋषिकेश का है, और कम से कम जो बाहरी लोग, इस पर जो हम कहना चाह रहे हैं कि आउटर क्षेत्र से लोग लगातार आते हैं जाते हैं, इनकी पहचान चिन्हित करके लोकल लोगों को लाइसेंस दिया जाए, बाहरी लोगों को लाइसेंस ना दिया जाए। अगर हम इसमें भी कार्य कर सके, प्रयास करेंगे कि लाइसेंस प्रथा हो और जो लोकल आधार कार्ड वाला हो, होल्डर हो, उसको ही व्यापार करने की अनुमति हो। बाकी पूरा भारत एक है, कहीं कोई व्यापार करे, पर एक बार और सरकार
जांच करके ये भी देखे, जो भी आदमी पहले रजिस्ट्रेशन पुलिस में भी कराएंगे, पुलिस की जांच भी होनी चाहिए, जो भी सत्यापन हो, जो भी भारी व्यक्ति आता है उसका सत्यापन भी होना चाहिए कि कौन किस रूप में क्या है। सत्यापन बहुत आवश्यक है। अगर सत्यापन होने लगा पुलिस से, हम 100% 90% ले आए, तो मुझे लगता है ये जो भारी लोग आते हैं और शायद घटनाएं भी कभी कभी उस रूप में घट जाती हैं, उससे काफ़ी निजात मिल पाएगी और ऋषिकेश भी हमारा उस रूप में सुरक्षित रहेगा। व्यापारिक नेता होने के नाते कई बार जैसे व्यापारियों के साथ कोई अप्रिय घटना घटती है, चाहे वो किसी भी तरह से हो, एक्सीडेंट्स हैं, जैसे अभी भी कुछ लोग एक्सीडेंट में हम पीछे बात कर रहे थे, तो व्यापार जो प्रतिनिधि मंडल है आपका, कैसे कैसे सहयोग की भूमिका में रहता है उसकी, और कैसे उन लोगों को आप सहारा दे पाते देखिए, हैं? यदि व्यापारी है, रजिस्टर्ड जीएसटी नंबर है, तो उसका इंश्योरेंस भी होता है, सरकार से भी होता है। और कई बार ऐसा लगता है हम लोगों को कि वास्तव में परिवार को बड़ी स्थिति अनुकूल नहीं है, समय अनुकूल नहीं है, विकट है, तो व्यापार मंडल आमतौर पर हम लोग कुछ ना कुछ सहयोग आपसी, क्योंकि व्यापार मंडल में कोई स्थायी फंड तो है नहीं, तो ये बात हम सार्वजनिक कभी बोलते भी नहीं, परंतु आमतौर पर अगर हमें लगता है कि स्थिति ज़्यादा विकट है, तो व्यापार मंडल कुछ ना कुछ सहयोग करता ही है और ठीक ठाक करता है। ऋषिकेश में इस मामले में मैं बरकत कहूँगा, भरत भगवान की कृपा है, गंगा मैया की कृपा है कि ऋषिकेश में बहुत लोग ऐसे हैं जो तुरंत सहयोग की स्थिति में रहते हैं और सहयोग, परिवार को सहयोग करते हैं। आप जैसे अभी मैंने चुनावी बात करी, चुनावी दंगल में अगर आते हैं तो क्या लगता है कि क्या एक ऐसी दशा और दिशा देने वाले हैं, अगर मैं एक पैकेज में इस चीज़ को समझूं कि अगर ललित मिश्रा जी जो है वो चुनावी दंगल में है, तो उनके पिटारे में क्या है ऋषिकेश के लिए? मैं साहब आया तो आपको, अगर मैं चुनावी दंगल में आया, प्रभु ने कृपा करी, हमें सफलता दी, तो शायद 2 वर्षों में, क्योंकि मेरे सराउंडिंग सब जानते हैं कि मैं अच्छी चीज़ देखना पसंद करता हूँ, तो शायद 2 साल में ही आपको ऋषिकेश में काफ़ी कुछ चेंजेस, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं 100% काम कर दूँ, पर मेरा चूँकि शहर के लिए या अगर किसी के जनता के लाभ के लिए हमें कहीं जाके कहना ही पड़ा, हाथ भी फैलाना पड़ा और सीएम साहब के जाके या मंत्री जी पे जाके या दिल्ली में जाकर व्यवस्था बनवानी पड़ी, तो उसमें देरी नहीं करूँगा और शहर हित में योजनाएं लाकर शहर को, मतलब ऋषिकेश लोग आएंगे तो लग गया कि हाँ हम ऋषिकेश में आए हैं, नया लगेगा। सरकार से डायरेक्ट कई बार, क्योंकि व्यापारी मंडल है तो ऑब्वियस है कि सरकार की पूरी नज़र होती है, चाहे हम लोग प्रदेश की सरकार की बात करें, इवन दो जो हमारी नेशनल गवर्नमेंट है उसकी भी बात करें, क्या कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन ऐसा आप लोगों के सहयोग के लिए कभी गवर्नमेंट की तरफ से होता है, या स्टेट की बात करें या सेंटर की बात करें, या आप लोगों ने कोई प्रयास किया है किन्हीं मुद्दों पे जिन पे आपने एड्रेस किया हो कि व्यापारियों को ये दिक्कत है और आपने उसके लिए इंटरेक्शन किया हो पीछे? देखिए, सरकार बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार इस मामले में बहुत आगे नहीं है, परंतु इतना जरूर है कि अगर कोई व्यापारी मुद्दा होता है तो हम लोग सरकार पर जाते हैं और प्रयास करते हैं कि सरकार उस चीज़ को समझे। हम गलत के लिए जाते नहीं और सही मुद्दे के लिए जाते हैं और ऐसा प्रयास करते हैं कि वो मुद्दा सुलझ जाए और काफ़ी हद तक सरकार मान भी लेती है। अभी तक ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अड़ियल रुक रहा सरकार, अगर नहीं मानेंगे तो सरकार मान लेती है। हाँ, आपके माध्यम से सुझाव और देना चाहूँगा कि पहले व्यापारी मित्र भी होते थे सरकार में। अच्छा, अब वो प्रथा गवर्नमेंट ने बंद कर दी है। वो क्या होता था? वो व्यापारी होता था कि जैसे कोई मुद्दे होते थे तो मीटिंग होती थी मंथली या 3 महीने में, मतलब आपके रिप्रेजेंटेटिव होते थे और वो सुझाव देते थे और काफ़ी लाभदायक मीटिंग होती थी। उसमें होता था कि प्रदेश से 10-11 जने 12 जने होते थे सरकार को सुझाव देने के लिए, सरकार उन सुझाव पर काम करती थी, पर अब वो प्रथा ख़त्म कर दी सरकार ने। एक और थ्रेट अमूमन देखा जाता है जो हमें, आई डोंट नो कि वो थ्रेट है भी ज़मीनी स्तर पे है भी या नहीं है, क्योंकि अब एक्सेस हर एक के पास है, चाहे हम लोग ऑनलाइन का एक्सेस बोलें या डिजिटल ज़माने का एक्सेस बोलें, हर एक के हाथ में। बड़ी ठनती है आपकी अमेजोन और फ्लिपकार्ट से या इस तरह के प्लेटफॉर्म से। देखिए, व्यापार पिट रहा है इससे। मैं बड़ी एक बात सबको कहता हूँ हमेशा से, अगर यही गति रही ऑनलाइन की तो हम व्यापारियों को बोरा बिस्तर बंद हो जाएगा। देखिए, जो मैं, क्योंकि मैं मध्यम उम्र का आदमी हूँ, ना तो मैं युवा हूँ ना मैं बुजुर्ग हूँ, मुझे पता है कि ये जो कंपनीज होती है ना, जैसे जियो आया, मैं एक उदाहरण दूंगा क्योंकि जियो भारतीय है तो हमें दर्द कम हुआ। फ्री जियो ने खूब साल भर फ्री चलाया, फ्री में कुछ नहीं दिया, सबने नंबर लिया, मेरे पे नंबर था, मैंने भी लिया, आपने भी लिया होगा। बिल्कुल।
मोनोपोली हो गई, सब भागे मैदान छोड़ के। अब बेसिकली आइडिया सांस ले रहा है, एयरटेल और ये दोनों हैं। अब आपने देखा होगा कि पीछे कुछ महीने पहले, 2-3 महीने पहले ही, जब ये हुआ कि एयरटेल और दोनों मिलकर रेट बढ़ाए, अब इन दोनों भी ट्यूनिंग होगी कि ठीक है हम ही दोनों रह गए, बाकी सब साफ हो गए, गुंडागर्दी मचा दो। तो अमेजन फ्लिपकार्ट जो है ये वही कर रहे हैं, व्यापार खत्म कर देंगे। और जब मोनोपोली हो जाएगी, आज जो नुकसान झेल रहे हैं, फिर पैसे वाला पैसे को खींचता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूं आपको इसमें। बताएं। अभी मैं कुछ दिन पहले हम लोग मार्स पे पहुंचे हैं। मार्स कोई मिशन था जिसमें बड़ी वाहवाही हुई थी। हमारा एक वो रोवर पहुंचा था वहाँ पे। तो बाकायदा जो हमारा स्टेशन है जहाँ से हम लोग लॉन्च करते हैं, उन्होंने BSNL को एक थैंक यू लेटर भेजा। और वो इसलिए भेजा कि BSNL ने मार्स वहाँ तक जहाँ वो डिलीवर हुआ है, वहाँ तक वो कम्युनिकेशन बिल्ड करने के लिए BSNL की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी। और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि हम इस दुनिया ग्लोब के बाहर तो तक संचार पहुँचा पा रहे हैं BSNL के थ्रू, लेकिन अपने देश में हम लोग संचार नहीं पहुँचा पा रहे हैं। BSNL पिट गया है। क्या यही स्थिति बाकियों के साथ नहीं हो जाएगी इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के आते ही, कि जो कंपनियां हैं, जो इवन चाहे वो इंडियन कंपनियां हैं, बाहर की कंपनियां हैं, मोनोपोली अगर दे दी तो बाकी तो पिट गए ना। मैं वही तो कह रहा था, देसी व्यापारी तो पिट गया। मैं ये तो कह रहा था कि अभी तो घाटा झेल रहे हैं वो। आमतौर पर आप देखते हो कि घाटे में है। अब एक चीज़ है जिसके अंदर ब्लिंकिट आ गया, अब वो 10 मिनट में डिलीवर कर रहा है। आप 10 रुपये का आइटम मंगा लीजिए, आप सोचे कि शायद 30 रुपये 40 रुपये जो लड़का डिलीवर करेगा वो लेगा, 10 रुपये माल के लिए वो 30 रुपये अब लेगा चार्ज, क्योंकि 8 सर्विस फ्री भी है उसकी तो फ्री नहीं होगी लड़के जो डिलीवरी बॉय होगा जी। अब वो लोगों को गंदी आदत पड़ जाएगी, दुकान पे जाना व्यापार बंद, दुकानें बंद, फिर मोनोपोली। ये वास्तव में सरकार को इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि नियम अनुसार सरकार ने नियम बना रखा तो खोल दिए उन्होंने। अगर यही प्रथा रही तो व्यापार चौपट हो जाएगा। हर दुकान के नीचे लिखा होगा ए यूनिट ऑफ फलाना ग्रुप, बड़े बड़े, और वही 2, 3, 4 रह जाएंगे, उनकी दोस्ती हो जाएगी। वो मेरा समधी, मैं उसका समधी, रिश्तेदारी हो जाएगी, तू भी लूट मैं भी लूटूँ। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा, वरना आज से 5, 7, 10 साल बाद आप मेरे शब्द लिख के रखे, अब तो रिकॉर्ड हो गए आपके यहाँ, ये शब्द नोट कर लीजिए, सबके दुकानें बंद हो जाएगी। सिर्फ लिमिटेड लोग चला रहे होंगे और देश की स्थिति फिर सरकारें वही लोग चलाएंगे। इसका उपाय क्या देखते हैं आप? उपाय जैसे रूटीन में चल रहा था व्यापारियों वाला सिस्टम। नहीं, देखो कस्टमर को तो फायदा जहाँ से मिलेगा, कस्टमर तो वहाँ से खरीदेगा। अभी मिल रहा है ना। देखिए तो अभी क्या फायदा, अभी क्या इसका उपाय देखते हैं? सरकार को करना पड़ेगा ना। सरकार अपना सिर्फ टैक्स के चक्कर में आज तो लाभ हो रहा है, कल क्या होगा? देखिए मैं आज 10,000 रुपये कमा रहा हूँ, कल 1 रुपया ना कमाऊँ तो आज के 10,000 रुपये कितने दिन चलेंगे? सरकार आज तो ले लेगी, सरकार कितने दिन रहेगी ऐसी? सरकार तो पलटनी ही होती है, हर जगह प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होता है। अगर यही स्थिति रही तो 10 साल बाद व्यापारी नहीं होंगे और देश में गुंडों का राज होगा, और हम अफ्रीका जैसे देश ना बन जाए लूट खसोट हो। क्योंकि आज ऋषिकेश आप देखते हैं बड़ा शांत शहर माना जाता है। उसकी मूल वजह क्या है? छोटा मोटा काम हर व्यक्ति को काम मिल जाता है ऋषिकेश में। नहीं मिलेगा राफ्टिंग कंपनी में लग जाएगा, नहीं होगा किसी दुकान में लग जाएगा, किसी मंदिर में ही लग जाएगा। 1000 काम है ऋषिकेश के आदमी को, इसलिए तनाव कम है क्योंकि सबको रोजगार है। जिस दिन कम से कम पेट भर रहा है ना, जिन जगहों पे, चूँकि मैं बहुत जगह घूमता फिरता रहता हूँ, जहाँ काम नहीं होता लूट खसोट वहीं होती है। तो फिर लूट खसोट भारत में शुरू हो जाएगी जब व्यापार फिट जाएगा तो। क्योंकि 4-5% लोगों का व्यापार होगा, बाकी 95% बेरोजगार होंगे, सब नौकरी नहीं कर सकते। तो सरकार को ऑनलाइन व्यापार पर तत्काल बंद करना चाहिए। अगर पूरी दुनिया में देखिए, अमेरिका में सिस्टम चल रहा है, वहाँ घर बड़ी दूर दूर होते हैं, बाजार आने में जितना तेल लग जाता है उससे ज़्यादा महंगे देश हैं। भारत और अमेरिका या यूरोप की स्थितियाँ भिन्न हैं। अगर वहाँ ऑनलाइन व्यापार चल रहा है, हमसे उनसे समझौते नहीं करने चाहिए। सरकार को उस संधि से बाहर आना चाहिए और देश में कम से कम अमेजन जैसी कंपनी, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों को बैन लगाना चाहिए, तभी देश का उद्धार होगा। वरना हम लोग व्यापारी वक्त तो 100% पिटेगा और सब चेन जुड़ी हुई है, व्यापारी जुड़े पिटेगा तो उसके बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, स्कूल व्यापार भी नुकसान होगा। जो भी व्यापार सब जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्टिंग है, सबको फर्क पड़ेगा। व्यापारी वाकई चिंतित है इस स्थिति को लेकर के। बहुत सारे तनाव हैं जो अमूमन हमें बाहर बाजार में उतरते वक्त नहीं दिखते हैं, लेकिन अगर आप व्यापारियों से बात करो तो उनके जहन में जो तनाव है वाकई चिंता की लकीरें आपके मस्तिष्क पर भी छोड़ देते हैं। हमारे साथ बहुत सारे मुद्दों पर आज बात की ललित मोहन मिश्रा जी ने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।